इससे पहली वाली क्लास में हमने क्या क्या कवर किया था? नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स में सबसे पहले हमने कवर किया व्हाई डू वी नीड द कॉन्ट्रैक्ट लॉ। फिर हमने समझा कि 1872 के पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट किस तरीके से एग्जिस्ट करता था, या फिर कॉन्ट्रैक्ट लॉ किस तरीके से एग्जिस्ट करता था। फिर हमने देखा कि 1872 में जो ब्रिटिशर्स ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इनेक्ट किया, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लॉ की क्या लीगल पोजीशन रही इंडिया में। उसके बाद हमने समझा कि एक ऑफर या फिर एक प्रपोजल क्या होता है। उसमें हमने ये समझा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमको सिर्फ ये नहीं बताता कि ऑफर क्या होता है, वो हमको ये भी बताता है कि ऑफर किस तरीके से सामने वाले को दिया जाए। और उसके बाद फिर हमने देखा कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार एक ऑफर का डेफिनेशन क्या होता है। उसको एक बार रिपीट करने के लिए, when one person signifies to the other his willingness to do or to abstain from doing something with a view to obtaining the assent of such other person, he is said to make an offer। इसको हम लोगों ने बथेरे एग्जांपल्स के साथ देख लिया था। उसके बाद हम आए थे अपने अगले डिस्कशन के पार्ट पे, जिसमें हमने ये डिस्कस किया था कि एक ऑफर के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। इसका मतलब ऐसी कौन सी एसेंशियल बातें हैं जो एक पर्टिकुलर ऑफर के अंदर में प्रेजेंट होनी चाहिए। फिर उसके बाद हमने कुछ केस लॉज देखे थे और हमने ये भी समझा कि ऑफर कौन से ट्रांजैक्शन को नहीं कहा जाएगा। बहुत से समय पर क्या होता है कि लोग समझते हो कि उन्होंने एक ऑफर दिया है, लेकिन कोर्ट के द्वारा बहुत से केसेस में ये बात क्लैरिफाई करी गई है कि बहुत से ट्रांजैक्शंस, जैसे कि अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, आंसर टू अ क्वेश्चन, स्टेटमेंट ऑफ प्राइस या इनविटेशन टू ऑफर, ये चारों चीजें कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगी। और क्यों नहीं कहलाएगी ये भी हमने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने देखा था ऑफर कितने तरीकों के होते हैं। तो हमने देखा था उसमें स्पेसिफिक ऑफर, जनरल ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर और स्टैंडिंग ऑफर। अब कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए 4 सीढ़ियों का चढ़ना अनिवार्य है। ऑफर, एक्सेप्टेंस, समथिंग इन रिटर्न और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द्वारा बताई गई कुछ शर्तें। तो अभी हमने सिर्फ पहली सीढ़ी कंप्लीट करी है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखा है कि ऑफर क्या होता है और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से ऑफर किस तरीके से दिया जाना चाहिए। अब उसके बाद जो दूसरा एसेंशियल एलिमेंट आता है, दूसरी सीढ़ी जो आती है, वो सीढ़ी है एक्सेप्टेंस की। अब जैसा हमने देखा कि ऑफर देना केवल काफी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब उस ऑफर को एक्सेप्ट किया गया है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द्वारा बताई गई बाकी शर्तें जो है वो फुलफिल हो रही है। अब एक्सेप्टेंस की अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक्सेप्टेंस को लेके भी बहुत सारी बातें बोली गई। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि भाई एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन क्या है। कि जिस तरह ऑफर ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने ऑफर को डिफाइन किया था, उसी तरह हो सकता है उसने एक्सेप्टेंस को भी डिफाइन किया हो, और उसने बिल्कुल डिफाइन किया है। अब अगर मैं एकदम ही कॉमन सेंस लगाऊं तो एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी? जब जो ऑफरी है वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और वो ये बात ऑफरर को बता देता है कि उसने उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, तो वो एक्सेप्टेंस मान लिया जाएगा। सिंपल सी बात है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का डेफिनेशन भी यही कहता है। वो कहता है when the person to whom offer is made signifies his assent thereto। assent का मतलब हमने क्या समझा था? assent का मतलब हमने समझा था yes, signifies his assent, the offer is said to have been accepted। इतनी सी बात इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि जब ऑफर देने वाले इंसान के ऑफर को ऑफर ही एक्सेप्ट कर लेता है और वो अपनी असेंट को कम्युनिकेट कर देता है, सिग्निफाई कर देता है, तो ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है। इसके बाद उस एक्सेप्टेंस के भी कुछ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं। मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि अगर आप ऑफर को एक्सेप्ट भी कर रहे हो ना, तो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ ऐसी एसेंशियल शर्तें बताता है
जो आपको कंप्लीट करनी अनिवार्य है, जिनको कंप्लीट किए बिना आप ये नहीं कह सकते कि आपने ऑफर को एक्सेप्ट किया है। तो अब हमारा अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स का। अब वो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है? सबसे पहला एसेंशियल इंग्रेडिएंट, जिसको ऑफर दिया गया है केवल वही इंसान ऑफर एक्सेप्ट करेगा। मैंने ऑफर दिया, ए को एक्सेप्ट कर रहा है बी, नहीं चलेगा। अगर ऑफर स्पेसिफिक है, ऑफर ए को दिया गया है, तो एक्सेप्ट भी ए ही करेगा। जैसे अगर मैं आपके सामने ये वाला एग्जाम्पल ओपन करूं, अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि रोल्स रॉयस को 11 बिलियन डॉलर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला कि वो यूनाइटेड किंगडम की न्यूक्लियर सबमरीन्स में अपनी टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करे। अब देखिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये यूके की गवर्नमेंट ने केवल और केवल रोल्स रॉयस को दिया है। तो अगर कल के दिन मान लीजिए रोल्स रॉयस उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं कर पाती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि किसी और पार्टी के पास इंप्लाइड अथॉरिटी हो जाएगी कि वो आए और इस ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। ये ऑफर केवल और केवल एक इंसान, एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए था जिसका नाम था रोल्स रॉयस, और जब उस कंपनी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया, तब वो एक जाके कॉन्ट्रैक्ट बना। तो सबसे एसेंशियल एलिमेंट क्या है कॉन्ट्रैक्ट का? एक्सेप्टेंस का। एक्सेप्टेंस का सबसे एसेंशियल इंग्रेडिएंट है कि एक्सेप्ट तो भैया वही करेगा जिसको ऑफर दिया गया है। तो सबसे पहला एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है कि इट कैन ओनली बी मेड बाय द पर्सन टू whom the offer is made। और इसमें हमने देखा था केस बोल्टन वर्सेस जोन्स का, एग्जैक्टली सेम केस यहीं पे आ जाएगा कि भाई जब ऑफर ब्रोकलीहर्स्ट के लिए था, तो बोल्टन कौन होता है उसको एक्सेप्ट करने वाला? जोन्स ने अगर वो ऑफर ब्रोकलीहर्स्ट को दिया है, तो बोल्टन उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। केस का नाम यहां नोट कर लेंगे, बोल्टन वर्सेस जोन्स। इसके बाद हम आते हैं अगले एसेंशियल इंग्रेडिएंट पे कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड, कि द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। तो ऊपर एक बार एग्जांपल देखिए जरा, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या लिखी है? सिग्निफाइज हिज असेंट। अगर असेंट सिग्निफाई नहीं करी, अगर अपनी असेंट को उसने कम्युनिकेट नहीं किया, तो फिर ऑफरर को क्या सपना आएगा कि उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया गया है? तो एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेट किया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे जाके हम पढ़ेंगे कि ऑफर और एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट करने के भी अलग रूल्स दिए हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो उसने कोई भी जगह, कोई भी लूपहोल नहीं छोड़ी है। ड्राफ्टर्स ने इस चीज को इंश्योर करने की कोशिश करी है कि भैया कोई भी लूपहोल ना छूटे लॉ की ड्राफ्टिंग में, कहीं पे भी इंसान गलत फायदा ना उठा पाए और अपने प्रोमिसेस से पीछे ना हट पाए। इसीलिए सीधा सीधा बोला है कि व्हेन द पर्सन सिग्निफाइज हिज असेंट, इससे हमको क्या समझ में आता है कि द एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अब देखिए, इसमें ना हम एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं। देखिए, ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का टेंडर है। अब इसमें देखिए ये क्या बोल रहा है, सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट, ये इनविटेशन टू ऑफर है। ये ऑफर नहीं है, ये इनविटेशन टू ऑफर है। ऐसा क्यों? देखिए यहां पे क्या लिखा है, इनवाइट्स टेंडर, मतलब टेंडर को आप मान लीजिए ऑफर, कि द इंस्टीट्यूट इनवाइट्स ऑफर फ्रॉम एक्सपीरियंस फर्म्स। मतलब यहां पर ये केवल और केवल अपना इंटेंशन एक्सप्रेस कर रही है कि भाई मेरे को कुछ सामान लगवाना है, तो जो इंसान मुझे ऑफर देना चाहता है वो इन सारी कंडीशंस को फॉलो करके मुझे ऑफर देगा। तो अब यहां पर एक्सेप्टेंस को कम्युनिकेट कैसे करना है, वो बात भी इन्होंने बताई हुई है। देखिए, अगर हम यहां पे आए क्लॉज नंबर 7 में, सीधा सीधा लिखा है कि जो भी आपका ऑफर है वो आप इस टाइम लिमिट, इस डेट के पहले, इस एड्रेस पे एक सील्ड लिफाफे में स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजेंगे। और अगर आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, तो हम उसको किस तरीके से आपको कम्युनिकेट करेंगे,
इस पर्टिकुलर चीज को भी यहां पर मेंशन किया गया है। ऑफर कैसे देना है ये भी प्रिस्क्राइब्ड है, एक्सेप्टेंस कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा ये भी दिया जा रहा है। अब यदि यहां पर हम लिस्ट देखें तो यहां पे इस टेंडर के खुलने के बाद उन लोगों की लिस्ट भी है जो लोग एक्चुअल में सिलेक्ट हुए हैं। जिस तरीके से हम इंस्टीट्यूट के एग्जाम का फॉर्म भरते हैं तो हम इंस्टीट्यूट को ऑफर देते हैं कि सर प्लीज मुझे सिलेक्ट कर लीजिए, और फिर हमारे रिजल्ट को हम कम्युनिकेट करके पास या फेल बता के इंस्टीट्यूट हमको बताता है कि उसने हमारे ऑफर को एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है। वही वाली बात है कि ऑफर का कम्युनिकेट किया जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस केस में भी मान लीजिए 10 फॉर्म्स ने अप्लाई किया, ऑफर तो एक ही का एक्सेप्ट होगा, तो उस एक इंसान को बताया जाएगा, या तो नोटिस बोर्ड में लग जाएगा या वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, एज द केस में भी। लेकिन सामने वाले इंसान को बताया जाएगा कि उसका ऑफर एक्सेप्ट हो गया है, क्योंकि अगर उसको बताया ही नहीं जा रहा है कि उसका ऑफर एक्सेप्ट हो गया है तो क्या उसको सपना आएगा? और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीधा बोलता है कि भैया बिना कम्युनिकेशन के एक्सेप्टेंस हो ही ना, जब तक आप उसको कम्युनिकेट नहीं करेंगे तब तक एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। अच्छा, इसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट और तीसरी सबसे ज्यादा क्रूशियल कंडीशन क्या है कि एक्सेप्टेंस शुड बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब हुआ कि ऑफर देने के पास तो फ्रीडम है कि वो दुनिया भर की टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दे। ये देखिए, जब ऑफर देने वाला इंसान जो है, ये तो चलिए इनविटेशन टू ऑफर है, इसमें तो सिर्फ बताया जा रहा है ऑफर किस तरीके से देना है, लेकिन ऑफर देने वाले के पास तो कंडीशंस है, लेकिन एक्सेप्ट करने वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जिस तरीके का ऑफर उनको दिया गया है उसी तरीके के ऑफर को उनको एक्सेप्ट करना है, कोई भी वेरिएशन नहीं हो सकती। अब इसका क्या एग्जांपल है? मान लीजिए मेरी तरफ से ऑफर आया है कि मैं 4 आइटम सप्लाई करने वाला हूं, एक वॉश बेसिन, एक किचन का टैप, एक शावर और एक टैप क्लीनर। ये 4 आइटम्स मैं सप्लाई करना चाहता हूं, ऐसा मैंने सामने वाले को ऑफर दिया। अब सामने वाला खरीदना मेरे से केवल 3 आइटम चाहता है, मान लो वो वॉश बेसिन खरीदना चाहता है, किचन टैप खरीदना चाहता है, शावर खरीदना चाहता है, टैप क्लीनर खरीदने की उसकी कोई इंटेंशन नहीं है। तो अब अगर उसने मुझे ये बोल दिया ना कि भैया सुनो, मेरे को ना आपसे सिर्फ 3 आइटम खरीदनी है, 4 का आपने मेरे को ऑफर दिया है, मेरे को आपसे 3 आइटम खरीदनी है। जिस मोमेंट उसने ये बात बोली तो ये एक काउंटर ऑफर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा ओरिजिनल ऑफर तो 4 चीजों का था ना, और हमने ऑफर के एसेंशियल्स में क्या पढ़ा था? हमने ऑफर के टाइप्स में क्या पढ़ा था? काउंटर ऑफर में, कि जो ऑफर हमको दिया जा रहा है उसके बदले में एक दूसरा ऑफर दिया जा रहा है, तो मतलब हमारा ऑफर तो एक्सेप्ट नहीं हुआ ना। तो यहां पे हमारा ऑफर एक्सेप्टेड सिर्फ तब माना जाएगा जब वो बिना किसी शर्तों, बिना किसी मॉडिफिकेशंस के किया जाए। अगर एक छोटी सी भी मॉडिफिकेशन हो गई ना तो वो ऑफर एक्सेप्टेड नहीं माना जाएगा। अगर मैंने 4 आइटम्स का ऑफर दिया है तो चारों की चारों आइटम्स उनको एक्सेप्ट करनी है। अगर वो ऐसा बोल दे कि भैया मेरे को तो 3 ही आइटम खरीदनी है, चौथी आइटम आप मत भेजो, अब वो एक नया ऑफर हो जाएगा जिसको एक्सेप्ट करना ना करना मेरे ऊपर होगा। पहले मैं ऑफर दे रहा था कि आप 4 आइटम लो, उनके पास फ्रीडम थी आप एक्सेप्ट कर लो, पर उनको एक्सेप्ट नहीं करना था, उन्होंने मेरा ऑफर ठुकरा दिया और फिर मुझे एक नया ऑफर दिया। उन्होंने ये पूछा कि भैया 3 सामान भेज दो, मेरे ऊपर है, चाहूं तो एक्सेप्ट करूं, नहीं चाहूं तो ना एक्सेप्ट करूं। अच्छा, इसके बाद एक्सेप्टेंस मस्ट बी इन प्रिस्क्राइब्ड मोड। हमने देखा टेंडर ऑफर में हर चीज बताई गई है, ऑफर किस तरीके से देना है, एक्सेप्टेंस किस तरीके से दिया जाएगा। तो अब हमेशा ऐसे इंस्टीट्यूशंस में एक्सेप्टेंस दिया जाता है रिटन, आइदर वाया ईमेल और वाया डिस्प्लेइंग द क्रेडेंशियल्स ऑफ द सिलेक्टेड पार्टीज ऑन द वेबसाइट। या तो वो ईमेल भेज देंगे आपको, या तो फिर वो आपके नाम को सीधा वेबसाइट पे डिस्प्ले कर देंगे।
इन एनी केस अगर कोई प्रिस्क्राइब्ड मोड लिखा है एक्सेप्टेंस का, तो उसी वे में आपको ऑफर एक्सेप्ट करना है। अब फॉर एग्जाम्पल उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में लिखा है कि आपको चिट्ठी भेजनी है, मैंने फोन करके ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। प्रिस्क्राइब मोड क्या है? चिट्ठी भेजो, तो चिट्ठी ही भेजनी है। भले ही फोन करके बताना एक ज्यादा इफेक्टिव तरीका है, भले ही व्हाट्सएप करके बताना एक ज्यादा इफेक्टिव तरीका है, लेकिन फिर भी मुझे चिट्ठी भेजनी पड़ेगी, क्योंकि उस ऑफर में लिखा है कि एक्सेप्टेंस किस तरीके से होनी है। तो हमेशा अगर कोई भी ऑफर में ये बोलता है ना कि आप अगर एक्सेप्ट करोगे तो मेरे को इस मोड से भेजना, या तो आप ईमेल करना, व्हाट्सएप करना, चिट्ठी भेजना, इन एनी केस अगर कोई प्रिस्क्राइब्ड मोड है तो उस प्रिस्क्राइब्ड मोड के अकॉर्डिंग ही आप ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आपको चिट्ठी भेजने बोला है और आपने ईमेल भेज दिया, आपके पास कोई रिकोर्स नहीं है लॉ का, आपकी लॉ कोई मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने सही से ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करा। अच्छा, अब इसके बाद स्पेसिफाइड टाइम लिमिट के अंदर एक्सेप्ट किया जाना चाहिए कि ऑफर must be accepted within the specified time limit, within the specified time limit। कि भैया 25 जनवरी 2025 के पहले आपको इस ऑफर को एक्सेप्ट करना है, 26 जनवरी रात को 12 बज के 1 मिनट भी अगर हो गए तो वो ऑफर लैप्स हो जाएगा। ये मेरे साथ एक्चुअल में हुआ भी था। मैं गवर्नमेंट सप्लाई के लिए टेंडर भर रहा था, और टेंडर भरने में हुई देरी केवल 2 मिनट की, रिजेक्ट हो गया मेरा ऑफर। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस जो है वो एक प्रिस्क्राइब्ड मोड में होनी चाहिए। अगर मैं उनको ऑफर एक्सेप्ट कर रहा हूं तो 1 मिनट की भी देरी अगर मैंने कर दी ना, तो उनके पास फायदा हो जाएगा। उनको उनके पास ऑप्शन आ जाएगा, वो बोल देंगे भैया ऑफर तो हमने दिया था, समय पे आपने एक्सेप्ट करा नहीं। तो समय पे अगर आपने ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, सो इट्स एज गुड एज अ डेड ऑफर, और फिर आपको सामने वाले से बोलना पड़ेगा कि भैया प्लीज एक नया ऑफर भेज दो। अच्छा, इसके बाद एक और एसेंशियल मैं बोलूं एस्पेक्ट, कि मियर साइलेंस इज नेवर एन एक्सेप्टेंस। अपन ने वो गाना सुना है ना, खामोशियां अल्फाज है, यहां पे वो गाना नहीं लगाना, खामोशियां अल्फाज नहीं हो सकती है। मियर साइलेंस कैन नेवर बी एक्सेप्टेंस। आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि अगर आप चुप रह गए या फिर आपने मेरे ऑफर का कोई जवाब नहीं दिया तो मैं मान लूंगा मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया गया। मिनट, एक मिनट, ये लाइन तो कहीं पढ़ी पढ़ी लग रही है ना। थोड़े देर पहले ही हमने पढ़ा था ऑफर वाली श्रेणी में कि अगर हम कोई ऑफर दे रहे हैं, अगर हमको एक्ट फ्रीडम दे रहा है कि आप अपने हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशंस इंक्लूड कर दो, तो हम कोई बकवास, हम कोई उल्टी सीधी टर्म्स एंड कंडीशंस इंक्लूड नहीं कर सकते। हम खास करके ऐसी कंडीशन भी बिल्कुल इंक्लूड नहीं कर सकते कि अगर आप चुप रह गए या फिर इस डेट तक मेरे को आपका रिप्लाई नहीं आया तो मैं मान लूंगा ऑफर एक्सेप्ट हो गया। ऐसी कंडीशन अगर आपने रखी तो कोर्ट धुलाई करेगा भैया आपकी। आपको ऐसी कंडीशन कभी नहीं रखनी है कि अगर आप चुप रह गए तो आपका ऑफर एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा। एक्सेप्टेंस हमेशा सामने वाला आपको कम्युनिकेट करेगा, और चुप रह के वो कभी कम्युनिकेट नहीं करेगा। इसके बाद आता है कि एक्सेप्टेंस कैन ऑल्सो बी मेड थ्रू कंडक्ट। इसका क्या अर्थ है? भाई मैं एक दिन ना रास्ते पे गाड़ी चला रहा था, गाने सुनते सुनते बढ़िया से मैंने एक इंसान को टक्कर मार दी। अब वो इंसान बोला मैं तेरे ऊपर कोर्ट में केस करूंगा। अच्छा, अब के कोर्ट में उसने केस कर दिया। जब उसकी गवाही थी अगले दिन, मैंने उसको उसके पास में चुपके से गया, मैं बोला भाई सुन, गलती हो गई यार, सॉरी। बोला नहीं, तुमको जज साहब सजा देंगे, तुमको तो कानून सजा देगा। मैं बोला भाई सुन ना, कुछ ले दे के सुलटा लेते हैं। बोला नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने बोला सुनो, अगर कल आप कोर्ट में नहीं आए गवाही देने के लिए, मैं चाहता हूं आप कोर्ट में नहीं आए गवाही देने के लिए, अगर कल आप कोर्ट में गवाही देने के लिए नहीं आए तो मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा। उसने हाँ या ना कुछ नहीं बोला, बस अगले दिन वो कोर्ट में पेश नहीं हुआ। अब यहां पे उसने हाँ या ना नहीं बोला, उसने अपने कंडक्ट से मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। उसने एक ऐसा एक्शन किया, नहीं आना भी एक एक्शन ही है। उसने एक ऐसा एक्शन किया जिससे मेरे को संदेश मिल गया कि हाँ मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया गया है। केजीएफ मूवी देखी थी?
रॉकी भाई को सिग्नल दिया गया था, उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि वहां जाके कुछ धमाकेदार करना ताकि हमको सिग्नल मिल जाए कि आपने हमारा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। उसने क्या किया, सारे गुंडों को मार के उनको जला दिया और सिग्नल दे दिया। तो वो था एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। उसके पहले उन्होंने कोई बात नहीं बोली कि हाँ मैं अपना एक्सेप्टेंस दे दूंगा या ऐसा कुछ। उन्होंने काम किया और फिर उन्होंने उनको एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट किया अपने कंडक्ट से। एक्शंस ऑलवेज स्पीक लाउडर देन वर्ड्स वाली बात है ये, कि भाई मैं बोलूंगा कुछ नहीं, करके दिखा दूंगा कि मैंने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। एंड इन दैट केस अगर ऐसा कुछ है तो फिर वो ऑफर ड्यूली एक्सेप्टेड मान लिया जाएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मॉड्यूल क्या बोलता है इसके बारे में। देखिए, सबसे पहले एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन है कि व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज असेंट, अ प्रपोजल इज सेड टू हैव बीन एक्सेप्टेड। अभी इसको मत पढ़िएगा, ये अपन आगे जाके डिस्कस करेंगे, अभी इसको भी मत पढ़िएगा। अच्छा, उसके बाद मान लीजिए ए ने ऑफर दिया है बी को कि 2 लाख रुपए में बी मैं आपको अपनी कार बेचूंगा। अब जिस इंसान को ऑफर दिया गया है बी, वो अगर हाँ बोल देता है और अपनी हाँ कम्युनिकेट कर देता है ए को, तो हम कह सकते हैं कि बी ने अपना कंसेंट दे दिया है, उसने सिग्निफाई कर दी है अपनी एक्सेप्टेंस, उसने कम्युनिकेट कर दी है अपनी एक्सेप्टेंस। अच्छा, इसके बाद ऑफर और एक्सेप्टेंस के बीच में क्या रिलेशन है, ये बड़ी प्यारी लाइन है कि एक्सेप्टेंस इज टू ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ अ गन पाउडर। इसका क्या अर्थ है, दिवाली के टाइम पे हम रॉकेट जलाते हैं, 2 सेकंड लगता है वो रॉकेट सुर से ऊपर जाके फट जाता है। अब वो 2 सेकंड के अंदर अगर तो हमने उस रॉकेट को जलने से रोक दिया तब तो अलग बात है, लेकिन एक बार हमने आग लगा दी ना, तो फिर वो रॉकेट ऊपर जाएगा ही और धमाका होगा ही। अगर एक बार आपने एक्सेप्ट कर लिया है ना ऑफर को, तब धमाका होना ही है, तब आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आनी ही है कि एक्सेप्टेंस एक ऐसी ऑब्लिगेशन को ट्रिगर करता है जो वापस नहीं बुलाई जा सकती। हाँ, अगर आपने जाते जाते रास्ते में ही अपनी एक्सेप्टेंस को रोक लिया, अगर आपने अपनी एक्सेप्टेंस सामने वाले तक पहुंचने ही नहीं दी, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर वो एक्सेप्टेंस सामने वाले तक पहुंच गई है और उसको पता चल गया कि आपने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है ना, फिर आप उससे पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि आपने ऑफर दे दिया है, ऑफर एक्सेप्ट हो गया है, वो एक प्रॉमिस बन गया है। अब आप कुछ नहीं कर सकते। आपको एक्सेप्ट करने के पहले सोचना था जो सोचना था। अगर आप नहीं चाहते थे धमाका हो, तो आपको आग ही नहीं लगानी चाहिए थी। आग लगा दी तो फिर बारूद पूरा जलने से रोक दीजिए। अगर आप नहीं रोक पा रहे हैं भैया, तो धमाके के लिए तैयार रहिए। ये यही बोल रहा है कि an acceptance converts the offer into a promise and then it is too late to revoke it। इसीलिए हमेशा कहते हैं, मुंह से कोई भी बात को अगर हम बोलें तो हमेशा सोच समझ कर बोलें, क्योंकि बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। और आज के समय पर जब फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जैसे इंस्टेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, तब तो और भी ज्यादा मुश्किल है। हो सकता है सामने वाले के देखने से पहले आप कभी अपने मैसेज को डिलीट कर दें, एक्सेप्शनल केसेस पे होता है वो। लेकिन एक बार सामने वाले ने वो मैसेज पढ़ लिया ना, आप उसके इफेक्ट को कभी रिवोक नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद लीगल रूल्स क्या क्या है कि सिर्फ उस इंसान के द्वारा एक्सेप्टेंस किया जा सकता है जिसको ऑफर दिया गया है, जो अपन ने रोल्स रॉयस वाला एग्जांपल देखा। बोल्टन वर्सेस जोन्स का केस लॉ यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, कि कोई भी कंडीशन एक्सेप्टर इंपोज नहीं कर सकता। ऑफरर दुनिया भर की कंडीशन इंपोज कर सकता है, एक्सेप्टर को अगर वो कंडीशन मंजूर है, वो ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन जो एक्सेप्टर है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो अपनी तरफ से कोई शर्तें लगाए, क्योंकि जिस पल एक एक्सेप्टर ने अपने मन से शर्तें लगा दी, वो तो एक काउंटर ऑफर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद acceptance must be communicated, फिर it must be in prescribed mode, फिर एक specified time limit, mere silence is not acceptance, और acceptance can be by conduct। अब इससे अगली जो वीडियो आएगी ना, उसमें यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ कुछ केसेस दिए हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में ना हम ये सारे केसेस लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इससे एक एक पॉइंट और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अब आगे वाली वीडियो में हम लोग इसके केसेस को डिस्कस करेंगे और फिर हम अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल की कवरेज में आगे चलेंगे।